देखिए क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। तो मानने के लिए हम कह रहे हैं आपको, आप सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है v है, फोकस दूरी f है। समझ में आ रहा है ना? वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, फोकस दूरी f है। वक्रता त्रिज्या क्या है? r है। तब गोलीय दर्पण के सूत्र से, दर्पण सूत्र होता है, गोलीय दर्पण का सूत्र होता है, वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रखिएगा, बोलो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो याद रखिएगा, ये देखिए, अगर माइनस कर देंगे तो ये दर्पण नहीं हो जाएगा, माइनस करने के बाद वो लेंस हो जाएगा, जो कि आप आगे का चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको माइनस दिखेगा, कहीं कहीं आपको प्लस दिखेगा। तो आप याद रखिएगा, दर्पण में क्या होता है? प्लस होता है। दर्पण में क्या होता है? प्लस। जबकि लेंस में क्या होता है? माइनस। तो गोलीय दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बात समझे कि नहीं समझे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/। तो दर्पण में चिन्ह प्लस होता है, लेकिन यही चीज़ अगर लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाए तो वो चिन्ह क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो चलो, ये गोलीय दर्पण का सूत्र हो गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर हम फोकस दूरी के जगह पर f बराबर जानते हो आप क्या होता है? फोकस दूरी बराबर क्या होता है? 2 × r की r/2, r/2। चूँकि f बराबर r/2 होता है ना, तो हम f के जगह पर मान रख दे, तब क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के जगह पर हो गया r/2। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/r। तो गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में रिलेशन ये है। और अगर बात वक्रता त्रिज्या तक पहुंच जाए तो आपको रिलेशन ये याद रखना है, ठीक है? तो आप इसको नोट करो। ये प्रूव्ड होता है, पर आपके सिलेबस में फ़िलहाल तो नहीं है। अगर देखते हैं, अगर सिलेबस में रहा तो आपको हम बता देंगे, ठीक है? क्योंकि ये 12th के लिए है, ठीक है ना? चलो जल्दी करो। मिटा दूं?
गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन। और अभी जो पढ़ने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा लेंस में माइनस होता है, ठीक है, और दर्पण में प्लस, ठीक। गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन। देखिए एक गोलीय दर्पण है जिसका नाम अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, बड़ा ध्यान से देखोगे, ये थोड़ा जटिल टाइप का है। ये आपका गोलीय दर्पण है जिसका नाम अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ध्रुव है ये, उसके परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। कहलाती है कि नहीं कहलाती है? और ये आपका क्या हो गया? फोकस हो गया, समझे ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली आपतित किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है, जिसको हम फोकस कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस, ध्यान दो यहाँ पे, ये फोकस हो गया, ठीक है। दूसरा किरण क्या है? यहाँ पर मान लीजिए आप वस्तु को खड़ा किए हो, ए भी क्या है? यहाँ पर वस्तु है, ए भी क्या है? वस्तु। तो वस्तु से निकलने वाली किरण, तो वस्तु से जो निकलने वाली किरण है वो क्या होगा बताओ? देखो रे क्या हुआ, चलो देखो, वस्तु से निकलने वाली किरण है, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से होकर के गुजर गई, और दूसरा किरण जो ध्रुव पर आपतित होगी तो जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना कोण बनाते हुए लौट भी जाएगी। लौटेगी कि नहीं लौटेगी? और दोनों किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा ना। आपको याद है सर जी, हमने आपको कहा था कि अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है ना। वस्तु से आकार में छोटा और वास्तविक बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका ए डैश बी डैश क्या है बच्चों? प्रतिबिंब। आपको ये फिगर ड्रॉ करने में कोई दिक्कत है? ये तो फिगर आप पहले से ड्रॉ कर चुके हो कि जब वस्तु को आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे तो वस्तु से दो किरण निकला, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फिर फोकस से लौट गई टकरा करके, और दूसरा किरण जितना कोण बनाते हुए ध्रुव पर आपतित हुई थी, है ना, उतना कोण बनाते हुए वो लौट भी गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से दोनों किरण एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटी उस पॉइंट को हमने क्या कहा? उस पॉइंट पर हमने प्रतिबिंब बनाया। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब आपका उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बना है, ठीक है। ये फिगर समझने में भैया कोई दिक्कत है? नहीं है। इस दर्पण का नाम ले दीजिए एम और एम डैश। एम एम डैश कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर लिखोगे एम, आपका गोलीय दर्पण द्वारा आवर्तन निकाल रहे हो ना? यस। एम एम डैश क्या है? कौन दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। समझ में आ रहा है? चलिए इस किरण का नाम दे देते हैं। इस किरण का नाम दे दो, क्या दे दोगे? सी तो है यहाँ पर पहले, एम भी हो ही गया है, पी दे दें? पी भी है, क्या देंगे बताओ? डी दे देते हैं। चलिए ए डी आपतित किरण हो गया। पहले तो लिखोगे ए बी वस्तु है, ए बी क्या है जी? वस्तु। और ए डैश बी डैश क्या है जी? प्रतिबिंब, है ना। गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण एम एम डैश अवतल दर्पण है, ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब। बड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। अब ध्यान दो, मेन पॉइंट बोलेंगे हम। अच्छा देखो, सी से पी के बीच की दूरी क्या है बच्चों? सी से पी के बीच की दूरी क्या है? आर, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। अच्छा पी से एफ के बीच की दूरी क्या है बच्चों? फोकस दूरी है, आर ना। छोटी एफ, छोटी एफ, छोटी एफ, यस यस। आर तो वक्रता त्रिज्या है, एफ फोकस दूरी है, ध्यान दो। और हम मान लेंगे एच डैश जो है, एच जो है ये वस्तु की ऊंचाई है। एच जो है ए बी वस्तु की ऊंचाई है, ध्यान से समझो।
और एच डैश जो है वो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की क्या है, ऊंचाई है। हम मान रहे हैं ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम यहाँ लिख देते हैं सपोज लेट, माना कि एम डैश जो है आपका अवतल दर्पण है, ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, एच जो है ए बी वस्तु की ऊंचाई है, एच डैश जो है ए बी प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अच्छा बताओ है ना, आर क्या है, आर यानी पीसी क्या है, पीसी वक्रता त्रिज्या है। देखो ना पीसी वक्रता त्रिज्या आर ना, यस। और पीएफ क्या है, पीएफ क्या है बच्चों, फोकस दूरी है। फोकस दूरी छोटी एफ ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम सीधा क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन गणना करते हैं। चलो ध्यान दो गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ या फिर बनाते हुए प्रूव करूँ, बनाते हुए प्रूव करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु आपका क्या है, लंबवत रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। नोपेडी कौन बना, कोई भी वस्तु अगर खड़ा है बाबू तो वो पृथ्वी के तल से लंबवत खड़ा रहता है। खंबा हो गया, वस्तु हो गया, स्टैंड हो गया, कुछ भी, ठीक है, तो लंबवत खड़ा है। और प्रतिबिंब भी देखिए क्या है, मुख्य अक्ष पर लंबवत खड़ा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, हमने आपको आवर्धन पढ़ाया क्योंकि आप जो है गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन प्रूव कर रहे हैं। हमने आपको आवर्धन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। आप आवर्धन का परिभाषा जानते हैं, परिभाषा क्या है बताइए। प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो सबसे पहले आप आवर्धन के है ना, आवर्धन के परिभाषा से या आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन की परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा क्या कहते हैं, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से। तो एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, प्रतिबिंब आपका कितना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने क्या माना है, एच डैश, और वस्तु की ऊंचाई को हमने एच माना है। तो आपका एच डैश बटे कितना हो गया, एच हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इतनी सी बात हो गई। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। समीकरण कितना मान लिए, 1। अब ध्यान दीजिए, अब आप त्रिभुज देख लो, ए बी पी, ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है, यस या नो। त्रिभुज एक ए डैश बी डैश पी दिख रहा है, ए डैश बी डैश पी, तथा त्रिभुज ए बी पी, तथा त्रिभुज ए बी पी में ध्यान दीजिए, 2 त्रिभुज आपको दिख रहा होगा जी। एक त्रिभुज आपका नीचे वाला दिख रहा है, एक त्रिभुज आपका ऊपर वाला दिख रहा है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। एक शब्द आ गया जिसका नाम है समरूप। अब इसका क्या मतलब है ये आप क्लास 10th में ही पढ़ोगे और त्रिभुज चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे समरूपता के बारे में, ठीक है। आप सर्वांग समता पढ़े हो ना, यस, सर्वांग समता पढ़े हो। तो सर्वांग समता का मतलब क्या होता है और समरूप का क्या मतलब होता है, 2 मिनट इस पर बात करते हैं। सर्वांग समता, सर्वांग समता मतलब सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग, और समता मतलब समान, है ना। जिस दो आकृति के क्या होते हैं, सभी अंग आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम सर्वांगसम कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। बात समझ में आया। तो जब 2 आकृति के सभी अंग समान हो, भुजा की लंबाई से, कोण का मान कोण की लंबाई से बराबर हो, मतलब जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रख दें तो है ना, जिस वस्तु को आप है ना, एक वस्तु को जब दूसरे ऊपर के एक वस्तु को क्या करते हैं बताओ, हाँ, दूसरे वस्तु के ऊपर हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो दूसरा वस्तु क्या करता है, पहले वस्तु को पूरा से क्या कर लेता है, ढक लेता है। डैट इज पॉसिबल, ये इसलिए संभव है क्योंकि है ना, दोनों के आकार आकृति आपस में क्या होंगे, समान होंगे। बात समझे कि नहीं समझे। तो जिस ठोस आकृति के या जिस आकृति के है ना, क्या बोलोगे बताओ, सभी अंग समान हो, क्या, भुजा की लंबाई से, कोण की लंबाई से,
तब उसे आप सर्वांग सम कहोगे। लेकिन समरूप क्या होता है? समरूप मतलब बराबर नहीं जरूरी है, मतलब बराबर जरूरी नहीं है, मतलब इसमें भुजा की लंबाई बराबर जरूरी नहीं है, कोण की लंबाई बराबर जरूरी नहीं है, जैसा दिखना चाहिए। सम मतलब बराबर और रूप मतलब रूप, बराबर रूप का होना चाहिए। जैसे कि देख लो आपके आगरा का ताजमहल और आपके मोबाइल फ़ोन का ताजमहल, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। दोनों एक दूसरे क्या हैं? क्योंकि सर्वांग सम नहीं कर सकते हो। आपके मोबाइल में जितना बड़ा ताजमहल है उतने बड़ा क्या रियल में भी ताजमहल है? नहीं ना जी, वो ताजमहल बहुत बड़ा क्या जी, और आपके मोबाइल फ़ोन का ताजमहल क्या है? बहुत छोटा है। तो बस वो उसके रूप के जैसा है क्या जी, वो समरूप है, क्योंकि वो उसी के जैसा है, समरूप है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, हम सकल, वाह जी वाह जी वाह, वेरी गुड। हम सकल, सही बोले, खुशी दीदी बोले हम सकल। हम सकल मतलब एक रूप का दूसरे रूप से मिलना, समझे? जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये आपका एक त्रिभुज है, समझे कि नहीं, और एक त्रिभुज हमने छोटा सा बना दिया। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में अंतर है। दोनों की त्रिभुज की लंबाई बराबर है क्या? नहीं। दोनों त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं है। दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी आपस में समान नहीं है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम। तुमको लग गया? दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? पीटेंगे बहुत, देखो यहाँ। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम नहीं है, समरूप है। सर्वांग सम कब होगा? ध्यान दो, सर्वांग सम तब होगा जब सभी भुजा की लंबाई, जैसे कि इतनी बड़ी भुजा, जैसे ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, जो भी रहे, ठीक है ना, तो इसकी भी 2 मीटर 3 मीटर 3 मीटर होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो आप देख रहे हो इस त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई इस त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई से बराबर नहीं है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। लेकिन ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। याद रहेगा, जब एक आकृति की दूसरे आकृति रूप में एक जैसा हो तो वह दोनों आकृति एक दूसरे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप होने के लिए बराबर होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सर्वांग समता में प्रतिबंध था, सर्वांग समता में कुछ नियम था, प्रतिबंध था। 4 या 5 तरह के सर्वांग समता प्रतिबंध थे। कौन कौन थे जी? याद है आप लोगों को? ये नहीं है? यस, ट्रिपल एस, एस ए एस, ए एस ए, 2 कोण बगल की भुजा, आर एच एस, ये 5 सर्वांग समता प्रतिबंध था, ठीक ना? समझे कि नहीं समझे? आप लोग को पक्का पता है ये सर्वांग समता के प्रतिबंध हैं। उसी प्रकार से समरूपता के भी प्रतिबंध है, ठीक है? तो समरूपता के कौन कौन प्रतिबंध हैं? तो समरूपता के प्रतिबंध ट्रिपल एस है, समरूपता के प्रतिबंध एस ए एस भी है, समरूपता के प्रतिबंध ट्रिपल ए है, समरूपता के प्रतिबंध डबल ए है। समझ में आ रहा है ना? है ना? और क्या? ए एस ए, सॉरी, यस, है ना? एस एस तो लिख दिए। ये आपके 4 सर्वांग समता के क्या है? प्रतिबंध है। हाँ, समरूपता के प्रतिबंध है। बात समझे कि नहीं समझे? ये 4 किसके प्रतिबंध है जी? समरूपता के प्रतिबंध है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समरूपता के जो प्रतिबंध है सर्वांग समता के प्रतिबंध से कैसे भिन्न है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर्वांग समता में क्या होता था? डायरेक्ट भुजा की लंबाई बराबर हो जाती थी, डायरेक्ट कोण की लंबाई बराबर हो जाती थी। पर समरूपता प्रतिबंध में आपको डायरेक्ट भुजा की लंबाई बराबर नहीं करनी है, बल्कि भुजा की लंबाई तो बराबर करनी है, पर अनुपात में करनी है। किस में करनी है? तो जब 2 त्रिभुज के भुजा की लंबाई अनुपात में बराबर हो और उसके कोण आपस में समान हो, तब वह दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा था कि जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तब क्या क्या होता है? तो आप कहते तो संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है, कहते थे ना? और जब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो तब क्या क्या होता है? तो जब 2 त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा का अनुपात समान हो जाता है और साथ ही संगत कोण समान होता है। याद रहेगा, जब 2 त्रिभुज समरूप हो तब क्या होता है? संगत भुजा का अनुपात, मतलब भुजा तो होता है बराबर बट अनुपात में बराबर होता है, ठीक है? और सर्वांग समता, जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो तब क्या होता है? तब डायरेक्ट भुजा बराबर हो जाती है। समझ में आया? उसमें भुजा का अनुपात बराबर नहीं होता है, डायरेक्ट भुजा बराबर हो जाती है। किसमें? सर्वांग समता में। और समरूपता में भुजा का अनुपात समान होता है। समझे ना? याद रहा, जब 2 त्रिभुज समरूप हो तब क्या होगा? संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होगा। या तो आप ऐसे कह सकते हो, जिस 2 त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समान हो और साथ ही साथ उसके संगत कोण समान हो, तब वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहे जाएंगे, ठीक है?
दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, ठीक ना। अब हम आपको कुछ बातें बताते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को अगर आप देखोगे तो दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसा लग रहा है, और दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसा लग रहा है अर्थात ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या है, आप गौर फरमाइए तो आप देखिएगा इसमें ए बी है ना, इसमें देखिए भुजा का अनुपात, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे तो समरूपता का कौन सा प्रतिबंध लगाएंगे ये देखना है, ठीक है। देखिए कौन सा प्रतिबिंब मेरा मैच करेगा ये 4 में, ठीक है, चेक करते हैं। देखिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में बराबर है या नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हो कि जितना कोण ध्रुव पर बनाते हुए किरण आपतित हुई है उतना कोण जो है ध्रुव से टकरा करके लौट भी गई है बनाते हुए। तो आने वाले आपतित किरण के साथ मुख्य अक्ष के साथ बना कोण और फिर जाने वाले के साथ मुख्य अक्ष के साथ बना कोण दोनों आपस में बराबर है ना, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़े हो ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए दो कोण आपस, देखिए एक कोण बराबर हो गया आपस में, मतलब कोण का जोड़ा बराबर हो गया है। और देख लो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये कोण भी कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री से बराबर। तो कौन समरूपता प्रतिबंध लग रहा है, डबल ए लग रहा है ना, डबल ए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के इस कोण से बराबर है, इस त्रिभुज का ये 90 डिग्री दूसरे त्रिभुज के 90 डिग्री से बराबर है, अर्थात दोनों त्रिभुज ए समरूपता प्रतिबंध से समरूप है। बात समझ में आई। तो चलो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप बताने वाले हैं। दोनों त्रिभुज को क्या बताने वाले हैं हम, समरूप बताने वाले हैं। देख लीजिए, देखो देखो यहाँ जी त्रिभुज ए डैश बी डैश पी और ए बी पी में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या बोलेंगे बताओ, कौन पहले समरूप वाला त्रिभुज का बोलो, ए डैश पी और बी डैश, कौन ना, ए डैश पी और बी डैश बराबर है किससे, ए पी से बराबर है, हाँ या ना जी, यस। और बताओ ऋषि जी, ए बी पी, पहले ये वाला ना नीचे वाला त्रिभुज, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी बराबर है किससे, ए बी पी से बराबर है कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, है ना। इसलिए डबल ए समरूपता प्रतिबंध से, बताइए क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना। चलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी समरूप है, ये देखिए समरूप का सिंबल हो गया, और किसके, ए बी पी त्रिभुज के समरूप है। देखिए बराबर दे देते थे तो सर्वांग समता हो जाता था, बराबर हटा दिए तो क्या हो गया, समरूप हो गया। बात याद रखोगे, चलो ठीक है। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो चलिए पहले देखिए, पहले डैश वाला त्रिभुज लिखा है ना, प्रतिबिंब वाला त्रिभुज पहले लिखाया है। तो चलो ए डैश बी डैश बटे क्या हो जाएगा बताओ, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात से बराबर, ए डैश बी डैश बटे ए बी हो गया, पी बी डैश बराबर हो गया किससे, पी बी से बराबर। देखिए भुजा का अनुपात बराबर हुआ है ना, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात से बराबर, इस भुजा का अनुपात बड़ा वाले भुजा के अनुपात से बराबर। समझ में आया। ये बिल्कुल बाबू ऐसा ही है जैसे कि ये दो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का लंबाई ए बी सी है और इस त्रिभुज का लंबाई पी क्यू आर है, ठीक है। और सपोज करो कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, समरूप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस भुजा का अनुपात इससे बराबर हो जाएगा, ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू से बराबर, है ना, बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर से बराबर, है ना। और क्या बोलो, ए सी भुजा का अनुपात किससे बराबर हो गया, पी आर से बराबर। समझे, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। देख लीजिए, तो यहाँ पर भी तो वही हुआ है ना, यहाँ पर भी सेम बातें हुई है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी सेम बातें हुई है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए हैं, ये वाला त्रिभुज देख रहे हो और नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए हैं। तो समरूप होने से ए डैश बी डैश भुजा का अनुपात ए बी से बराबर हुआ और पी बी डैश का भुजा का अनुपात पी बी से बराबर हुआ, हाँ या ना। सबको समझ में आ रहा है,
आपको आ रहा है समझ में जी प्रिंस? यस देखिए, अब देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों? ए डैश बी डैश की लंबाई 90 डिग्री है। वाह जी वाह, क्या गजब इंसान। ए डैश बी डैश की लंबाई एच डैश है ना, एच डैश, और ए बी की लंबाई कितनी है? एच है। चलो ठीक है। पी बी डैश की लंबाई कितनी है? तो पी बी डैश कहाँ? यहाँ। ये पी बी, ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है ना, और पी बी डैश की लंबाई क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी वस्तु की दूरी कहलाएगी। ध्रुव से यह प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी दूरी प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से जो वस्तु जहाँ पर स्थित है उसकी दूरी किसकी दूरी कहलाएगी? वस्तु की दूरी। तो P से B डैश की जो लंबाई है वो किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी को आप क्या लिखोगे? भी लिखोगे, है ना, लिखोगे ना। और P से B की जो दूरी है वो वस्तु है ना, वस्तु स्थित है, तो वस्तु की दूरी को क्या लिखोगे? U लिखोगे। यस या नो? यस। अब यहाँ पर लगाओगे तुम चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से देख लीजिए, जब भी दर्पण में, कोई भी दर्पण में काम करो, चाहे तुम कुछ भी करो, हमेशा ध्यान में रखना है तुमको चिन्ह परिपाटी का यूज करना ही करना है वहाँ पर, ठीक है। और चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और उसके विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। बात हुआ है कि नहीं बात हुआ है? यस। तो तुम देखो, आपतित किरण इस दिशा में जा रहे हैं, और देखो प्रतिबिंब मेरा कहाँ पर है भाई? प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इधर है, और अब प्रतिबिंब की दूरी मापोगे तो खुट्टा कहाँ पर गाड़े हो जी? पी पर गाड़े हो ना, पी पर गाड़े हो ना, तो फीता लेकर किधर दरबड़ दोगे? उधर की इधर। तो इधर जो दरबड़ दे रहे हो, आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, तुम इस दिशा में दौड़ोगे तो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो कि उसी की दिशा में दौड़ रहे हो? विपरीत। तो विपरीत दिशा में भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस भी हो गया। यू बताओ, यू 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 क्या हो जाएगा? देखो वस्तु की दूरी भी माइनस हो जाएगी। यस। अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब नीचे बना है ना, आप जानते हो मुख्य अक्ष के नीचे बनी प्रतिबिंब या वस्तु की ऊंचाई क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक ना, और ऊपर धनात्मक। तो क्या होगा? एच डैश माइनस, और एच क्या होगी आपका? प्लस। तो चिन्ह परिपाटी देने आया। बहुत बच्चा इस चिन्ह परिपाटी को नहीं समझ पाता है, जिसके कारण से वो सॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए आपको चिन्ह परिपाटी याद करना होगा, और हमने आपको तरीका बता दिया है। आपतित किरण की दिशा मापी गई सभी दूरी धनात्मक, उसके विपरीत दिशा मापी गई सभी दूरी, और इसी कारण से एच डैश क्या हुआ, एच क्या हुआ, भी क्या हुआ, यू क्या हुआ, सबका चिन्ह बदल गया। समझ में आया? चलो अब क्या होगा जी? अब हमको बताओ, हम यहाँ पे बना देते हैं। चलिए, एच डैश बटे एच है ना, बोलो ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। चलिए, दोनों पक्षों में, अच्छा चलो रहने दो। ये देखो आपका माइनस एच डैश बटे एच बराबर भी बटे यू ना, हाँ या ना? यस। इतना सा बात समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब तुम यहाँ पर ध्यान दो, जहाँ पर एच डैश बटे एच है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? एम लिख सकते हो ना? लिख सकते हो पक्का? पक्का लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो माइनस का माइनस और एच डैश बटे एच के जगह पे क्या लिख दिया? एम लिख दिया। तो एम बराबर हो गया भी बटे यू। समीकरण 1 से आया ना? समीकरण 1 से आया, कोई दिक्कत? अब दोनों पक्षों में माइनस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? एम बराबर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किए जी, एच डैश बटे एच के जगह पर हमने एम लिखा, माइनस तो पहले से है मेरा, दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो क्या हो गया? माइनस। समीकरण 2 बन गया, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए हम इतना सा मिटा देते हैं, ठीक है, वो तो आप अपने से नोट कर लोगे। चलो आप लोगों को अभी हमने पढ़ाया दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र पढ़ाया ना? दर्पण सूत्र पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? दर्पण सूत्र चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, देखो हम क्या हैं? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है, यही ना है? इतनी सी बातें समझ में आई? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखो क्या करने वाले हैं हम। अब हम देखो दोनों पक्षों में भी से गुना करने पर, ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों में किससे गुना करने पर बच्चों?
भी से गुना करने पर, तो जैसे ही हम भी से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भी बटे भी हो जाएगा। पक्षों दोनों पक्ष करने का मतलब प्रत्येक पद से गुना हो जाएगा, भी बटे यू, और ये भी बटे एफ। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलो ठीक है, भी कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस भी बटे यू इज इक्वल टू भी बटे एफ। कोई दिक्कत जी? अब देखो क्या करो, ये प्लस भी बटे यू को उधर लेके जाओ तो माइनस भी बटे यू होगा कि नहीं होगा, 1, और ये प्लस भी बटे एफ को इधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस भी बटे एफ होगा ना। बोलो ना जी, यस। अब समझो, तो 1 माइनस भी बटे एफ इज इक्वल टू, ये माइनस भी बटे यू किसके बराबर है, एम के बराबर है। तो आप क्या लिख दोगे, एम लिख दोगे, लिखोगे ना। इसलिए आपका एम बराबर निकल गया 1 माइनस भी बटे एफ। ये आपका आवर्धन का फॉर्मूला आपको मिल गया। समझ में आया? कितनी आसान है ना। आप दर्पण सूत्र लगाएं, दोनों पक्षों में भी से मल्टीप्लाई किए, भी कैंसिल, उसके बाद फिर क्या हुआ, प्लस वाला उधर गया, प्लस वाला इधर आया, ठीक है। और माइनस भी बटे यू किसके बराबर है, एम के बराबर है, तो आपने बस एम रख दिया, एम बराबर 1 माइनस भी बटे एफ। यही गोलीय दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला है। समझ में आया? तो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले क्या जी। हाँ, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।